नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सनराइज में। आज बात करेंगे ईरान में चल रहे प्रतिरोध प्रदर्शनों की, जिन्होंने ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आई अयातुल्ला सरकार को, क्लेरजी गवर्नमेंट को, प्रीस्टहुड की गवर्नमेंट को पहली बार एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में डाल दिया है, एक अस्तित्व के संकट में डाल दिया है। आगे बढ़ने के पहले आपको ये याद दिलाऊं कि ईरान में प्रोटेस्ट साइकिल्स कोई नए नहीं है। 1979 के बाद से लगातार कई बार ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं। 1999 का ग्रीन मूवमेंट अगर आप याद करिए, स्टूडेंट मूवमेंट याद करिए, एक बड़ा गुस्सा था सरकार के खिलाफ, बहुत भारी संख्या में युवा और छात्र सड़कों पर उतरे थे। 2008 का आप ग्रीन मूवमेंट याद करिए, जब फिर से एक बार गुस्सा था, एक बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था ईरान की सरकार को। या आप 2022 का मासा अमीनी का जो हिजाब पहनने से इनकार था, उसके बाद उसकी जो हत्या हुई, उसको लेकर पूरे ईरान में अगर आप प्रदर्शन याद करिए, तो ईरान के लिए ये प्रोटेस्ट साइकिल्स कोई नए नहीं। लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट एक तो पहली बार हो रहा है जो कि पूरे ईरान में फैला हुआ है। इसके पहले तेहरान मेजर सेंटर होता था प्रोटेस्ट्स का, और उसके अलावा कुछ शहरों में होते थे। रूरल एरियाज अमूमन प्रोटेस्ट से अलग रहता था। इस बार जो सबसे बड़ी बात है कि सदर नॉर्दर्न दोनों ईरान में, पूरे ईरान में ये प्रोटेस्ट है। मशहद, जो कि ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिटीज में से मानी जाती है, और मशहद जहाँ पे अयातुल्लास का बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहाँ भी मैसिव प्रोटेस्ट हुए। आगे बढ़ने के पहले तीन जो बड़े सवाल हैं, कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को ऐसे झुठला रहे हैं। हाँ, एक उसके पहले प्रोटेस्ट इतने बड़े हैं कि अब तक कम से कम 2500 ईरानी नागरिक अपनी ही सरकार द्वारा मारे जा चुके हैं। अगर आप वेस्टर्न मीडिया को एक किनारे रख दें, वेस्टर्न मीडिया की बात ना सुने, खुद ईरान की प्रेस टीवी की रिपोर्टिंग देखें, या ईरान के अंदर से रिपोर्ट कर रहे अल जजीरा की रिपोर्टिंग देखें, ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल है उसके बयान सुने, तो आपको पता चलेगा कि 100 से ज़्यादा तो सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं इस प्रोटेस्ट में। तो आप इसका जो फियर्सनेस है, इसकी जो भयावहता है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 100 से ज़्यादा आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं तो प्रोटेस्ट कितने बड़े होंगे। आगे बढ़ने के पहले जो तीन बड़े सवाल हैं कि कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को ये कह के झुठला रहे हैं कि ये अमेरिका प्रायोजित। तो पहला बड़ा सवाल, क्या ये जो प्रोटेस्ट हैं, जो प्रतिरोध हैं, ये अमेरिका या इजराइल द्वारा प्रायोजित है? नहीं, ये विशुद्ध झूठ। ये प्रोटेस्ट पहली बार ईरान में जो अयातुल्ला रेजीम है, जो क्लेरजी रेजीम है, उसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रुप है, बाजारी जिनको कहते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो असल में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन का बड़ा कारण बने थे, उसके जो फंडर थे, उनके गुस्से से उपजा प्रोटेस्ट ईरान में 1979 के बाद से आज तक ये पहला ऐसा प्रतिरोध प्रदर्शन है जो बेसिकली आइडियोलॉजिकल नहीं है, इकोनॉमिकल है। ये हिजाब पहनने ना पहनने को लेके नहीं, ये लोकतंत्र को लेके नहीं, ये ग्रीन मूवमेंट को, पर्यावरण को लेके नहीं, ये सीधे सीधे एक आर्थिक आंदोलन है। जो ट्रेडर्स हैं, जो रियाल के क्रैश होने के बाद, जो ईरानी रियाल है उसकी कीमतें लगातार गिरने के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था में जो तबाही मची है, वो निकले थे सबसे पहले तेहरान में, जो ग्रैंड बाजार है, सदियों पुराना बाजार, उसके जो व्यापारी थे वो निकले थे, और यहाँ से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो ये प्रोटेस्ट अमेरिका प्रायोजित नहीं। दूसरा, ये प्रोटेस्ट आइडियोलॉजिकल नहीं, ये प्रोटेस्ट सीधे सीधे इकोनॉमिकल। और अगर आप इसका कंपोजिशन देखें, मासा अमीनी के बाद जो 2022 में जो प्रोटेस्ट हुए थे 2022 के, जिसमें भी बहुत लोग मारे गए थे, आप उनमें देखें कि एक अर्बन अपर मिडिल क्लास उसमें आपको दिखाई देगा, उसका जो क्लास कैरेक्टर था। इस बार अगर आप देखेंगे, तेहरान हो, मसद हो, कुम हो, जो गांव हो, वहाँ पे युवा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं। ये छोटे ट्रेडर्स कौन है? ये छोटे व्यापारी कौन है? 1979 में रजा शाह पहलवी का जो पहलवी डायनेस्टी थी, जो मुसद्दिक को उनको खिलाफ कू करा के अमेरिका ने जिनको पदस्थापित किया था, ईरान का मोनार्क बनाया था, उनकी जो अमेरिका से नज़दीकी थी और अमेरिकन कारपोरेशन से जो नज़दीकी थी, उसकी वजह से जो ईरान के छोटे व्यापारी थे, जो बड़े बड़े कारपोरेशंस थे, वो ईरान में आ रहे थे, ईरान के मार्केट पे कब्जा कर रहे थे, और ईरान के जो ट्रेडिशनल छोटे व्यापारी थे वो बर्बाद हो रहे थे।
उसी से त्रस्त होकर, उसी से परेशान होकर इन छोटे व्यापारियों ने 1970s के बाद से लगातार इस्लामिक रेवोल्यूशन को फंड किया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था, और यही इस्लामिक रेवोल्यूशन का आधार बने थे। यही बाजारी, फारसी भाषा का शब्द है, भारत में भी, आप हिंदुस्तान में भी हम लोग जानते हैं, बाजार से बाजारी, बाजारी का अर्थ वहां व्यापारी हो जाता है। तो पहला सवाल कि क्या अमेरिका प्रायोजित प्रोटेस्ट है? नहीं। दूसरा, क्या आइडियोलॉजिकल प्रोटेस्ट है? नहीं, इकोनॉमिकल। तीसरा, क्या इस प्रोटेस्ट से ईरान के रेजिम को कोई खतरा है, ईरान की सरकार के गिरने का कोई अंदेशा है? इसका भी सीधा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एक पॉपुलर प्रोटेस्ट है, एक बड़ा प्रोटेस्ट है, लेकिन इसके बावजूद ईरान का जो रूलिंग क्लास है, वहां का जो प्रीस्टहुड है, जो अयातुल्ला है, जो मौलाना है, जो रिलीजियस लीडरशिप है, उनके पास भी अपना एक बड़ा सपोर्ट बेस है, 20-25% का। ये एक बात है। उससे जो बड़ी बात है कि जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस है, IRGC हो, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिनका एक हिस्सा बसीज जो मोरालिटी पुलिस हो, ईरानियन मिलिट्री हो, उसके जितने भी अंग हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो सारे के सारे ईरान के रेजिम के साथ खड़े हैं। ईरान के रेजिम में जो भी दिक्कतें हों आपस में अंदर, उसके अंदर से कोई क्रैक नहीं दिखाई पड़े हैं। और उन सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका वेनेजुला की तरह ईरान में रेजिम चेंज की कोशिश कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बाकी पावर्स हैं मिडल ईस्ट की, जो ईरान के दुश्मन भी हैं, हम जानते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान की एक लंबे समय की दुश्मनी रही, लेकिन सऊदी अरेबिया ने आज साफ कर दिया है कि वो ईरान पे हमले के लिए अपने मिलिट्री बेसिस को यूज नहीं करने देगा। यूएस और यूके, कतर में जो उनका मिलिट्री बेस है, वहां से अपने सैनिकों को निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज में आते हैं। वजह बहुत साफ। इराक में हस्तक्षेप करके, लीबिया अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, वहां पे हस्तक्षेप करके, बहुत सारे सीरिया में हस्तक्षेप करके, जो देखा है वहां की लोकल पावर्स ने भी और यूएस ने भी, अभी ईरान एक नोन एनिमी है इन सारी कंट्रीज के लिए। वो एक जाना हुआ दुश्मन, उसकी कैपेसिटीज मालूम है, उसकी दिक्कतें मालूम है, उसकी कंट्राडिक्शंस मालूम है, लेकिन ये भी मालूम है कि ईरानियन पॉपुलेशन पे उसका एक कंट्रोल है। और अगर ये नोन एनिमी को वो रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं किसी एक्सटर्नल एक्शन से, तो फिर जो ईरान होगा उसके ऊपर किसका कब्जा होगा, उसमें कितने ओपन वुंड्स होंगे, कितनी म्यूटनीज होंगी, ये कोई भी मिडल ईस्टर्न पावर नहीं चाहती। एक नॉन ईरान उनके लिए सेफ बेट है, और यही रेजिम की गारंटी है। ईरान का जो रेजिम है उसकी यही सबसे बड़ी गारंटी है कि उसको पता है उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है, अमेरिका उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल हमला करने नहीं जा रहा है। फिर जो सवाल उठता है कि इस स्थिति में जो प्रतिरोध प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट हैं, वो इतने फियर्स कैसे हुए? ये अचानक से ईरानियन रूलिंग क्लास जो है उसका कंट्रोल इतना कम होता हुआ नजर कैसे आया? तो इसके पीछे अगर आप देखें कि ईरान ने लगातार एक जो छवि बनाई थी, एक जो उसकी इमेज थी, ईरान की जो रूलिंग क्लास है उसका जो एक इमेज था, वो बहुत साफ साफ था कि अगर हम आपको आर्थिक सुविधाएं नहीं भी दे पा रहे हैं तो हम आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि ईरान में घुस के कुछ कर पाए। लेकिन जून में जो अटैक्स हुए, जून में पहले इजराइल ने जो बॉम्ब किया, और केवल बॉम्ब नहीं किया, एक पूरे एस्पियोनाज के बाद ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री लीडरशिप को एक साथ इजराइल ने ईरान के अंदर घुस के साफ कर दिया। बेशक उसमें अपने एसेट्स बनाए थे, उसमें अपने खुफिया एजेंट्स बनाए थे, बहुत सारे ईरानियों का भी सहयोग मिला होगा, और उसके बाद जो बॉम्बिंग की और उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया, उनके और सारे मिलिट्री बेसिस को तबाह किया, उसके बाद ईरान की ये जो पावरफुल एक जो इमेज थी, एक जो पर्सोना था अपने नागरिकों के मन में, वो बुरी तरह से टूटा। ये पहली बात। दूसरी बात, ईरान दशकों से आर्थिक प्रतिबंधों के साए में जी रहा है। यूएस ने लगा रखे हैं, बहुत सारे इश्यूज पे लगा रखे हैं, टेररिज्म से लेकर के, ईरान इराक वार से लेकर के जो 9 ईयर वार था, उसके बाद से न्यूक्लियर जो
ईरान की कैपेसिटीज हैं और जो ड्रीम्स हैं उसको लेके लगा रखें। ओबामा ने कुछ, बाइडेन ने कुछ उनको रिलैक्स किया था, लेकिन ट्रंप ने वापस आके लगाया। यूनाइटेड नेशंस ने भी उसके बाद न्यूक्लियर इश्यू पे स्नैपबैक जो बोलते हैं उस पे लगाया, और उसके बाद ईरान की जो इकॉनमी है वो क्रैश हुई, बहुत बुरी स्थिति में पहुंची। और ईरान की जो मुद्रा है, अगर आप जून से देखें, जून में जो 12 डेज अटैक है इजराइल का और बाद में यूएस का भी, उसके बाद से ईरानियन रियाल की जो कीमत है वो 60% से ज्यादा गिर चुकी है। 60% से ज्यादा मुद्रा की कीमत गिरने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो बाजारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनके पास जो माल पड़ा हुआ है, उनको घंटे घंटे में अपने माल की कीमत बदलनी पड़ रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने जिस कीमत पे इंपोर्ट किया है, हमने जिस कीमत पे इसको बाजार से खरीदा है, हम इसको किस कीमत पर बेचें। मैं इंटरव्यूज देख रहा था, ईरानियन ट्रेडर्स बता रहे हैं कि अगर वो बेच दें तो उनको ये नहीं पता है कि कुछ देर के बाद इसकी कीमत क्या होगी और क्या हम वापस रिस्टॉक कर पाएंगे। और यही गुस्सा था। एक, रेजीम की जो ताकत है, जो मिलिट्री ताकत है, उसका भ्रम टूटा, और दूसरा जो इकोनॉमिक क्रैश हुआ। और इसीलिए 28 दिसंबर को अगर आप देखें, वो सिंगल बिगेस्ट क्रैश ईरानियन रियाल में, एक दिन का सिंगल बिगेस्ट क्रैश है, जिसके बाद बाजारी सड़कों पे उतरे, जिसके बाद व्यापारी सड़कों पे उतरे। सबसे पहले ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेस्किन, मॉडरेट हैं, उदारवादी हैं, जो सत्ता समर्थित, जो सबसे जो क्लोज कैंडिडेट था आयतुल्लाह के, उसको हरा के जीते। बावजूद इसके 20% वोट उनको भी आया था। और ये फिर से एक सबूत है कि ईरानियन रेजीम को जनता के एक हिस्से का सपोर्ट तो जरूर है। हार्डकोर इस्लामिस्ट जो कैंडिडेट थे, जो हारे थे, वो भी 20% वोट लेके आ रहे हैं। पॉपुलेशन का 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट करते हैं। और इलेक्शंस ईरान में मोस्टली फ्री एंड फेयर होते हैं, और इसीलिए जो सत्ता के सबसे कम जो नज़दीक लोग हैं वो भी हार जाते हैं। पेजेस्किन ने जब ये बाजारियों ने विद्रोह शुरू किया, जो प्रतिरोध शुरू किया, तो सबसे पहले बहुत कॉन्सिलिटरी टोन थी उनकी। उन्होंने कहा, हाँ हमें पता है दिक्कत है। वहाँ का रिजर्व बैंक आप मान लीजिए, उसके गवर्नर को फायर किया। उन्होंने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे बात करने की कोशिश करते हैं, आइए हम चीज़ों को ठीक कर दें। उसके बाद उन्होंने $7 पर मंथ का स्टाइपेंड भी देने की घोषणा की हर ईरानी नागरिक को। लेकिन तब तक मुद्रा की जो कीमत गिर चुकी थी, वो इस स्तर पे गिर चुकी थी कि $7 में ईरानियों को एक बॉटल कुकिंग ऑयल भी ढंग का नहीं मिलेगा। दूसरा, उनका जो एक कॉन्सिलेटरी टोन था, उसने प्रोटेस्टर्स को इनकरेज भी किया। उनको लगा कि हाँ अभी ये थोड़ा कमजोर है, सत्ता थोड़ा कमजोर है, और आइए इस पे हम, एक मौका है, गर्म है लोहा, उस पर हथौड़ा मार सकते हैं। बेशक उसके बाद जब उनको समझ में आया कि जब स्लोगन्स लगने हुए, डेथ टू खमेनी, ये ब्लास्फेमस है ईरान में, सुप्रीम लीडर को डेथ की बात आप कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स का एक हिस्सा है। जब यूएस ने, ट्रंप ने लगातार बॉम्ब करने की बात की, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जब ईरानी प्रदर्शनकारियों को बोला, कीप ऑन, आप प्रदर्शन करते रहो, हेल्प इज ऑन योर वे, जो कि आ नहीं रही थी। मैंने बताया आपको, सऊदी अरेबिया से लेकर के पूरा जो मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यूएस और इजराइल को जो सबसे करीबी स्टेट्स हैं, वो भी बोल रहे हैं कि अपने एयर बेसिस को यूज नहीं करने देंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, ईरान वेनेजुला नहीं, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, और वो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के पास एयर डिफेंस है। हमें नहीं पता सऊदी अरेबिया के पास कितना एयर डिफेंस है, यूएई के पास कितना एयर डिफेंस है, जॉर्डन के पास कितना एयर डिफेंस है, और वो मेजर नुकसान पहुंचा सकता है ईरान इन सारे कंट्रीज को। तो ये जो स्थिति बनी, ईरान के प्रतिरोध के जो कारण है, अभी अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो प्रतिरोध थोड़ा कम हुआ है, लोग घरों को लौट रहे हैं। नॉर्मलसी नहीं बोलेंगे, लेकिन प्री 28 दिसंबर सिचुएशंस की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए हैं। तो फिलहाल रेजिम के लिए कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हैं इस बार के, वो इस सरकार के लिए, भले ही जर्मनी के जो चांसलर मर्ज, जिन्होंने कहा कि ईरान रेजिम इज इन इट्स लास्ट डेज और वीक्स, वो हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति है।
झूठ है, मजाक है, लेकिन बेशक ये प्रोटेस्ट बहुत थ्रेटनिंग है, ईरानियन रजीम के लिए खतरनाक है और उनके लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खड़ी कर रहे हैं जिससे बचना इनके लिए मुश्किल होगा। अभी रेजिम चेंज होने जा रहा है? नहीं, तुरंत नहीं होने जा रहा है, क्योंकि IRCG ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बसीज के साथ, ईरानियन मिलिट्री, ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस मोस्टली ईरान की सरकार के साथ पूरी तरह से साथ है, जनता का एक हिस्सा भी साथ है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट्स हैं मासा अमीनी के ठीक 2 साल बाद, इसके पहले 10-10 साल के गैप होते थे, उन्होंने ईरान की जो रिलीजियस फैनाटिक सरकार है उसकी जड़ों को गहरी चोट तो पहुंचाई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें। कल और बात करते हैं इसी मुद्दे पे या किसी और मुद्दे पे।